नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12। उस रात जब सान्या काम से छुट्टी लेकर घर आई तो उसने देखना चाहा कि अर्जुन नाराज तो नहीं है। आखिरकार उस सुबह उसके द्वारा कहे गए शब्द थोड़े दुखदायी हो सकते थे। हालांकि जब उसने देखा कि अर्जुन ने ढेर सारे बैनर खरीद लिए हैं तो वह सचमुच अपना आपा खोने लगी। उसे उसके दुर्भाग्य पर दुख तो हुआ, लेकिन वह उसकी स्वयं की निकम्मिता पर क्रोधित भी हुई। उसने सोचा था कि उसकी सलाह से वह जाग जाएगा और वह ये भी उम्मीद कर रही थी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति की तरह काम पर जाएगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन को न केवल एक उचित नौकरी मिल पाएगी, बल्कि वह और भी अधिक घोटाले और झूठ का सहारा लेगा। इस बार वह उससे नहीं बल्कि दूसरों से झूठ बोल रहा था। ये तो और भी बुरा था। अर्जुन ने देखा कि सान्या भी वापस आ गई है और वह उसे अपनी योजना के बारे में बताने ही वाला था कि वह गुस्से से उसके पास पहुंची और उसे बुरी तरह डांटने लगी। क्या तुम इससे भी ज्यादा बचकाना हो सकते हो? तुम कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ सकते? अर्जुन ने कंधे उचकाकर झल्लाहट से कहा, मैं यहाँ घायलों और बीमारों का इलाज कर रहा हूँ। क्या यह उचित काम नहीं है? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने नाम के मुताबिक ईमानदार रहो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे माता पिता ने भी यही इरादा किया होगा जब उन्होंने तुम्हारा नाम रखा था। वे दूर गांवों में रहते हैं, है न? अगर उन्हें पता चले कि तुम अब क्या कर रहे हो तो वे क्या सोचेंगे? भविष्य में आप उनका सामना कैसे करेंगे? क्या आपकी अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचती? जब उसने ऐसा कहा तो सान्या को लगा कि अर्जुन उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और शायद उसके बारे में एक दो गंदे चुटकुले सुनाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अर्जुन की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह बिना कुछ कहे मुड़ा और आज जो चीजें उसने तैयार की थीं उन्हें लेकर चला गया। जब अर्जुन दरवाजे पर पहुंचा तो वह रुक गया। मैं भविष्य में भी उनका सामना करना चाहता हूं, लेकिन अब ये संभव नहीं है। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन बाहर चला गया। सान्या ने अर्जुन के जाते समय उसकी अकेली पीठ को देखा और अंततः उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही थी। उसके माता पिता नहीं हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके द्वारा पहले कहे गए शब्द एक अनाथ, बिना माता पिता वाले बच्चे के लिए क्या मायने रखते हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि इस समय अर्जुन का दिल कितना दुख रहा होगा। किसी कारणवश उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे 5 साल पहले की घटना फिर याद आ गई। उसे वह लड़का याद आया जो उसके बगल में बैठा था और वह अद्भुत परिवार जो कभी उसका था। ये सब एक रात में नष्ट हो गया। उस रात क्या हुआ यह कोई नहीं जानता था। वह केवल इतना जानती थी कि मल्होत्रा परिवार अब नहीं रहा। अर्जुन नाम का लड़का भी चला गया। वह परिवार के सदस्य को खोने का दर्द जानती थी। यही कारण था कि वह अपने लापता या मृत मित्र की सहायता के लिए कुछ भी करना चाहती थी। सबके विरोध के बावजूद उन्होंने मल्होत्रा परिवार के 3 सदस्यों को दफना दिया। सान्या को अचानक कुछ याद आया और वह तेजी से उसका पीछा करने लगी, लेकिन अर्जुन तब तक भीड़ में खो चुका था। वह उसे कहीं नहीं ढूंढ सकी। सान्या अभी उदास थी, तभी उसका फोन बजा। पहले तो उसे लगा कि अर्जुन का फोन है, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया उसे याद आया कि अर्जुन के पास तो सेल फोन भी नहीं है। फोन स्क्रीन पर 2 शब्द स्पष्ट रूप से लिखे थे, रोशनी। रोशनी, तुम वापस आ गई। सान्या ने अपने विचार समेटे और फोन उठाया। तुम कहाँ हो सान्या? अभी कंपनी में वापस आओ। यह एस ग्रेड की आपातकालीन बैठक है। जैसे ही उसने ये कहा, लाइन खत्म हो गई। सान्या को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह इस कंपनी में सालों से काम कर रही थी, लेकिन उसने पहले कभी प्रेसिडेंट को इतनी जल्दीबाजी में बात करते नहीं सुना था, मानो कुछ बड़ा हो गया हो। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उसने एस ग्रेड की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। ये संभवतः उच्चतम ग्रेड था। क्या मैग्निफिसेंट ग्रुप को कुछ हुआ है? सिटी नॉर्थ पार्क। सामान का पूरा बोझा लेकर अर्जुन पार्क के अंदर शॉपिंग स्ट्रीट पर पहुंचा। जून की शाम हो चुकी थी, इसलिए अलग अलग आकार के कई स्टॉल पहले से ही सज चुके थे। वहां अच्छी खासी भीड़ भी थी। अर्जुन को अंततः एक खाली जगह मिल गई और उसने एक छोटी सी मेज बिछाकर अपना सामान रख दिया। जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तो उन्हें अचानक एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। वे कुर्सी लाना भूल गए थे। वह बीमारों का इलाज करते हुए उनसे खड़े रहने की मांग नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता था? मुझे मत बताओ, क्या मुझे सचमुच अपने भव्य उद्घाटन को पहले ही दिन स्थगित करना होगा? जब अर्जुन की भौहें निराशा से सिकुड़ी हुई थीं, तभी उसके बगल में चीनी मिट्टी के बर्तन बेच रहा एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। अरे बच्चे, तुम यहाँ नए हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तभी अर्जुन की नज़र अपने बगल में बैठे आदमी पर पड़ी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम रमेश था और वह रिवर सिटी के दक्षिण में पाइन माउंटेन काउंटी से आया था।
वह जीविकोपार्जन के लिए यहाँ एक स्टॉल लगा रहा था और वह एक खुशमिजाज व्यक्ति था। बच्चे, तुम वहाँ बहुत उदास दिख रहे थे, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, चाचा रमेश, आज मेरा यहाँ पहला दिन है और मैं कुर्सी लाना भूल गया। अब मैं अपना सामान पैक करके कल फिर आने की योजना बना रहा हूँ। जब चाचा रमेश ने ये सुना तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन को वह कुर्सी थमा दी जिस पर वह बैठा था। मुझे भी ज्यादा बैठना पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये कुर्सी ले लो। आज आसपास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अगर तुम दुकान नहीं लगाते तो बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर आपके पास कुर्सी नहीं है अंकल, तो आपको सारा दिन खड़ा रहना पड़ेगा, है ना? अर्जुन के ये वाक्य पूरा होने से पहले ही रमेश अंकल ने उसे विदा कर दिया और अपनी दुकान पर लौट गए। इसकी चिंता मत करो बेटा, मैंने तुम्हें ये दिया है इसलिए ये तुम्हारा है। अगर किसी दिन तुम्हारा व्यापार चल निकला तो बस मुझे बदले में एक सिगरेट दे देना। अर्जुन ने भी अब कोई संकोच नहीं किया। चाचा रमेश का धन्यवाद करते हुए उसने कुर्सी सीधे उनके स्टॉल के सामने रख दी और फिर उसने पहले से तैयार किए हुए बैनर टांग दिए। चाचा रमेश पहले तो अर्जुन के स्टॉल के बारे में जानने को उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने एक नज़र डाली, लेकिन जब उन्होंने बैनर देखे तो वे एकदम दंग रह गए। पहला अपेक्षाकृत सामान्य था, कह रहा था सावधान, वास्तविक, ईमानदार। हालांकि दूसरा वाला थोड़ा अलग था, स्वर्ग की दवा, भगवान के हाथ, बयान क्यों, एक और हुआ तुओं का पुनर्जन्म। चाचा रमेश ने कभी नहीं सोचा था कि लिली एक डॉक्टर बनेगी, लेकिन किस तरह का डॉक्टर खुद की इतनी अतिशयोक्ति से प्रशंसा करता है। यहाँ तक कि रिवर सिटी के नंबर 1 अस्पताल के डॉक्टरों की भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या लिल ये पागल था? हालात और भी बदतर हो गए जब चाचा रमेश ने तीसरा बैनर देखा तो वे लगभग अपना आपा खो बैठे। शुरुआती प्रचार, सभी के लिए 20% छूट, 100,000 से शुरू होने वाली परामर्श फीस पर सभी बीमारियों का इलाज होगा। हे भगवान, लिल ये क्या कर रहा था? मेडिकल फीस पर छूट किसने दी? इसके अलावा, छूट के अलावा आपकी परामर्श फीस ही 1 लाख थी। आखिर यह क्या था? किसी ने कभी भी इस तरह का आधार मूल्य निर्धारित नहीं किया। चाचा रमेश अर्जुन को ऐसा न करने की सलाह देने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अर्जुन की दुकान को लोगों ने घेर लिया। वह अपना रास्ता भी नहीं बना सका। ये बुरा है, लिल ये मुसीबत में पड़ जाएगा, चाचा रमेश ने चिंतित होकर कहा। सच तो यह है कि वहां मौजूद अधिकांश भीड़ अर्जुन को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए थी। वे उस बदमाश की एक झलक पाना चाहते थे जिसने परामर्श शुल्क के रूप में 1 लाख रुपये मांगने का साहस किया था। एक गोरा आदमी आगे आया और अर्जुन को सिर से पैर तक देखते हुए ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम अभी अभी यहाँ आए हो बदमाश? तुम यहाँ लोगों को ठीक करने आए हो? 100,000 तुम कहते हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अर्जुन को एक नज़र में ही पता चल गया कि वह गोरी औरत यहाँ परेशानी खड़ी करने आई है, इसलिए उसने कहा, मुझे परामर्श शुल्क के रूप में 1 लाख रुपये दो और तुम खुद ही देख लेना कि यह इसके लायक है या नहीं। गोरी महिला को उम्मीद नहीं थी कि स्टॉल मालिक इतना असभ्य होगा, इसलिए उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम मुझसे 1 लाख की मांग कर रहे हो? मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से धोखेबाजों को पीटा है। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और बोला, तो फिर तुम भी कोशिश क्यों नहीं करते? अर्जुन ने अपनी सच्ची क्यूई का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लाशों के पहाड़ से अपना रास्ता निकाला था। उसकी एक चमक ही वहां मौजूद सभी लोगों को अचंभित करने के लिए काफी थी। उस पल गोरे को ऐसा लगा जैसे मौत का देवता उसे देख रहा है। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ में डुबो दिया गया हो। गोरे आदमी ने सहजता से एक कदम पीछे लिया, लेकिन वह फिसल गया और अपने नितंबों के बल गिर गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे और शर्म के कारण वह गोरा लड़का अपनी दुम दबाकर भाग गया। अध्याय 13। दोस्त, क्या आप चाहते हैं कि आपकी परामर्श फीस जापानी यान या कोरियाई वॉन में दी जाए? अचानक सूट और चमड़े के जूते पहने एक आदमी बोला। वह एक बिक्री कंपनी का निदेशक था और उसने अनुमान लगाया कि अर्जुन कुछ ध्यान आकर्षित करने के लिए रूपांतरण दर का उपयोग कर रहा था। अर्जुन ने कहा, मैं केवल चीनी युआन स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी ने तेजी से सांस ली। गुंडा वास्तव में वहां जा रहा था। आखिरकार रिवर सिटी में एक सफेदपोश कर्मचारी की सालाना कमाई लगभग 1 लाख रुपए होती है। कोई भी उस परामर्श शुल्क का खर्च नहीं उठा सकता था। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, अर्जुन ने कहा, 1 लाख तो सिर्फ डिपॉजिट है। अगर मरीज की हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर है तो फीस 10 लाख से शुरू होगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकता हूं। उस क्षण भीड़ में सभी लोग चुप हो गए। 1 लाख तो केवल उसकी जमा राशि थी। इसके बाद जो कुछ भी आएगा उसकी कीमत कम से कम 10 लाख होगी। कहाँ, यह पागल आदमी कहाँ से भाग गया? अगले ही पल भीड़ गालियां बकने लगी। तुम बैंक लूटने क्यों नहीं जाते? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने जमा के लिए 1 लाख मांगने की हिम्मत की।
क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हुआ तो हो? एक बूढ़ी औरत ने उसे जोर से डांटा। यह आदमी जरूर कोई धोखेबाज होगा। मुझे यकीन है कि जमा राशि मिलते ही वह भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वह धोखेबाज होगा। चलो पुलिस को बुलाते हैं। चाचा रमेश ने देखा कि स्थिति और भी खराब हो रही है, इसलिए वह जल्दी से भीड़ में घुस गए और अर्जुन को विनम्रतापूर्वक सलाह देते हुए कहा, लिटिल ये तुम्हें अभी अपना स्टॉल हटा लेना चाहिए। तुम क्या सोच रहे थे? अगर तुम अभी नहीं गए तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। अरे, किसी ने पुलिस को बुला लिया है। लिलिए, जल्दी करो और भागो। अर्जुन ने उग्र भीड़ को देखा और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसने सोचा था कि इतनी बड़ी भीड़ में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो यह कोशिश करने को तैयार होगा, लेकिन उस हंगामे के बीच वह किसी तरह एक सर्वमान्य ठग बन गया था। वह ये भी देख सकता था कि पास में ही एक बुजुर्ग आंटी अपने नए खरीदे अंडे उस पर फेंकने की तैयारी कर रही थी। ठीक है, मैं अभी अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अभी भी कुछ पैसे कमाने हैं, इसलिए मुझे फिर से काम पर लग जाना चाहिए। जैसे ही अर्जुन अपना सामान पैक करने वाला था, दो युवा लड़कियां भीड़ के बीच से निकल आईं। लड़कियों की उपस्थिति के कारण गाली गलौज कम हो गई, क्योंकि सभी की नजरें एक लड़की पर टिक गईं। वह बहुत सुंदर थी। लड़की ने पीले रंग की बेसबॉल टोपी पहन रखी थी जो उसके आधे चेहरे को ढक रही थी, लेकिन फिर भी वे बता सकते थे कि वह निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत होगी, अत्यंत आश्चर्यजनक। लड़की ने अर्जुन के बैनर पर नजर डाली और हालांकि वह थोड़ी सशंकित थी, फिर भी उसने बात करना चुना। क्या तुम सच में किसी चीज का इलाज कर सकते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मेरे साथ वापस आओ। लड़की असामान्य रूप से निर्णायक थी, इतनी अधिक कि अब अर्जुन को अविश्वास होने लगा। जैसे ही लड़की ने ये कहा, उसके बगल में बैठी छोटे बालों वाली लड़की बोली, क्या तुम पागल हो गई हो मेंगजिया? यह आदमी साफ तौर पर धोखेबाज है। तुम किसी भी चीज के झांसे में नहीं आ सकती। इसके अलावा विदेशों से विशेषज्ञों की एक टीम कल अंकल की सर्जरी के लिए यहाँ आएगी, तो तुम अब भी ऐसे धोखेबाज पर क्यों विश्वास करोगी? इसके अलावा इस लड़के को देखो, वह हमारी उम्र का ही है। ज्यादा से ज्यादा वह मेडिकल का छात्र है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है? जब मेंगजिया नाम की लड़की ने यह सुना तो वह झिझकी। अर्जुन की ओर एक और नजर डालते हुए उसने पुष्टि के लिए पूछा, क्या तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे हो? अर्जुन ने बैनर की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, मैं अर्जुन कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। इस पर लड़की ने अपना मन बना लिया। ठीक है, तो मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हें चुना है। जैसे ही उसने ये कहा, उनके चारों ओर खड़ी भीड़ फिर से भड़क उठी। मिस, यह आदमी सचमुच धोखेबाज है। मिस, आपको डॉक्टर के लिए किसी अच्छे अस्पताल में जाना चाहिए। ये बदमाश यहाँ नहीं चलेगा। छोटे बालों वाली लड़की ने उसे सलाह देना जारी रखा, सुना मेंगजिया, हर कोई कहता है कि वह धोखेबाज है, इसलिए अब बहक मत जाना। फिर भी लड़की ने मन बना लिया था और वह अर्जुन के पास चली गई, उसका हाथ खींचते हुए उसे दूर ले गई। पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि वे धोखेबाज भी हैं। मैं उम्मीद की कोई किरण नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब मुझे जो भी मिल सकता है मैं ले लूंगी। अर्जुन थोड़ा उलझन में था। अरे, मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है खूबसूरत, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अर्जुन, लड़की ने अर्जुन को जबरदस्ती मर्सिडीज बेंज जी वैगन में खींच लिया। हालांकि उसे कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी अर्जुन को पता था कि इस कार की कीमत बहुत ज्यादा है। वे तीनों पीछे की सीटों पर बैठ गए और ड्राइवर एक पुरुष था जो देखने में 30 वर्ष का लग रहा था। अब हम कहाँ जा रहे हैं युवा मिस? ड्राइवर ने पूछा। लड़की चिंता से ग्रस्त थी, इसलिए उसने विचलित होकर कहा, घर। उसके बाद लड़की ने अर्जुन की तरफ देखा और अपना परिचय दिया। मेरा नाम मेघना शेनॉय है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं हूँ। आखिरकार सिर्फ तुम ही हो जिसकी नज़र अच्छी है। मेघना शेनॉय ने अर्जुन की तरफ देखा और अपने बैग से एक कार्ड निकाला। तुम्हें 1 लाख चाहिए? जरूर। मैं तुमसे सिर्फ एक काम करवाना चाहती हूँ, और वो है मेरी माँ को धोखा देना। जब तुम मेरे घर पहुँचोगे तो तुम्हें कहना होगा कि तुम मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हो, लेकिन उनसे कहना होगा कि तुम्हें उन्हें ठीक करने के लिए 1 साल के लिए पहाड़ों पर ले जाना होगा। जब तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हें और 50,000 दूंगी। तभी मेघना शेनॉय की छोटी बालों वाली दोस्त को पता चला कि वह क्या करने जा रही है। उसने चौंकते हुए कहा, मेंगजिया, तो तुमने इस धोखेबाज को सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ को पता चले, लेकिन उसे आखिरकार पता चल ही जाएगा। मेघना शेनॉय के होंठ कांपने लगे और उनकी आंखों में आंसू भर आए। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है जियाओ मेन। पिताजी बहुत बीमार हैं और उनका इलाज नहीं हो सकता। वे रात भर भी नहीं टिक सकते। इसके अलावा आप जानते हैं कि मेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है।
अगर उन्हें पता चला कि पिताजी अब नहीं रहे तो वे सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगी। मैं वास्तव में अपने माता पिता दोनों को एक साथ खोना नहीं चाहती। तभी लड़कियों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। अर्जुन भी हैरान था। उसने सोचा था कि आखिरकार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसकी कीमत जानता है, लेकिन पता चला कि लड़की को उसकी झूठ बोलने की कला पसंद थी, न कि उसकी मेडिकल कला। भाड़ में जाओ, उसे ही यहाँ रोना चाहिए। रिवर सिटी के उत्तर में ड्रैगन लीप बे के विला क्षेत्र में जी वैगन विला क्षेत्र में पहुंची और नंबर 1 विला के सामने रुकी। उसके बाद तीनों कार से बाहर निकल गए। अंदर जाने से पहले मेघना शेनॉय ने अर्जुन को फिर याद दिलाया, मैंने पहले जो कहा था उसे याद रखना और मेरे संकेतों पर ध्यान देना। अर्जुन ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और उसकी ओर ध्यान न देते हुए सीधे अंदर चला गया। दोनों लड़कियों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पहली बार किसी घमंडी ठग को देखा था। मेंग जिया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते? जियाओ मिन ने कहा। आह, जो भी हो, वह पहले से ही यहाँ है, इसलिए हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। इसके साथ ही वे दोनों भी अंदर चले आए। अध्याय 14 विला की तीसरी मंजिल पर अर्जुन आखिरकार मेघना शेनॉय के पिता से मिले। पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनकी बाह में ड्रिप लगी हुई थी, उनकी आंखें कसकर बंद थीं और उनके होंठ बैंगनी थे। उनका शरीर पतला दुबला था, उसमें जीवन के कोई भी लक्षण नहीं थे। यह एक ऐसा आदमी था जिसका एक पैर पहले से ही ताबूत में था। कोई भी घातक दवा उसे बचा नहीं सकती थी। अर्जुन को अपने ऊपर मौत का आभास हो रहा था। यह आभा लगभग उसकी पूरी छाती में भर गई थी। एक बार जब यह उसके सिर के ऊपर से गुजर गया तो ऊपर के देवता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। जब उसने अर्जुन को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो मेघना शेनॉय उसके पास गई और उसे समझाया, पिछले कुछ सालों से मेरे पिताजी अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की। जब वे पिछले महीने जांच के लिए गए तो उन्हें अचानक पता चला कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। हम इलाज के लिए विदेश के सबसे अच्छे अस्पतालों में गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। उसके बाद हम किसी तरह राजधानी से चमत्कारिक डॉक्टर देवेंद्र को बुलाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से हम पिताजी को अब तक जीवित रख पाए हैं। लेकिन कल चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी के पास जीने के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है। शुक्र है कि मेरी माँ को अभी तक इस बारे में पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप कृपया इसे उनसे छिपाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको पूरा भुगतान सुनिश्चित करूंगा। अर्जुन कुछ कहने ही वाले थे कि तभी एक अमीर दिखने वाली महिला चीपाओ पहने तेजी से उनकी ओर दौड़ी। उसके पीछे सफेद कोट पहने एक बूढ़ा आदमी भी था। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि यह अमीर दिखने वाली महिला मेघना शेनॉय की माँ थी, और वह व्यक्ति थी जिससे उसे झूठ बोलना था। जहां तक सफेद कोट वाले बूढ़े व्यक्ति की बात है तो संभवतः वह वही व्यक्ति था जिसे मेघना शेनॉय ने चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र कहा था। मैडम शेन मेघना शेनॉय के पास गईं और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें कसकर गले लगाते हुए वह रो पड़ी, जिया, मैंने अभी अभी चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र को ये कहते हुए सुना कि यहुआ के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या ये सच है? अगर यहुआ मर जाता है तो मैं क्यों जिंदा रहूं? मेघना शेनॉय ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और सीधे चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र की ओर देखा, जो उनके बगल में खड़े थे। जाने से पहले उसने चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र से साफ साफ समझौता कर लिया था। उसने उसे कहा कि वह उसकी मां को कुछ न बताए। तो फिर यहाँ क्या हो रहा था? वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र ने खड़े होकर खुलकर कहा, मिस शेन, मुझे खेद है लेकिन मैं आपके पैसे नहीं ले सकता। यह एक जीवन दांव पर है और हम डॉक्टरों को अपने शब्दों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। मेघना शेनॉय इतनी गुस्से में थी कि वह फटने वाली थी। ये बूढ़ा आदमी कितना घिनौना है। उसने उसके जाने से पहले ही उसका सौदा मान लिया था, लेकिन घर से निकलते ही उसने उसे धोखा दे दिया। तभी लगभग 30 वर्ष का एक युवक भी वहां से निकला। यह कोई और नहीं बल्कि मेघना शेनॉय का सौतेला भाई शेन मेंगलोंग था। मेंगजिया, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु सभी मानव जीवन के स्वाभाविक अंग हैं, तो तुम इसे मां से क्यों छिपाने की कोशिश कर रही हो? पिताजी लगभग आने ही वाले हैं और मैंने अंतिम संस्कार गृह का भी प्रबंध कर लिया है। जब समय आएगा तो पिताजी को धूमधाम से विदा करेंगे। जैसे ही शेन मेंगलोंग प्रकट हुआ, उसे अच्छी तरह समझ में आ गया कि क्या हुआ था। वह आदमी हमेशा से अपने पिता की संपत्ति का वारिस बनना चाहता था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन तीनों को उनकी विरासत बराबर बराबर मिलनी थी। हालांकि यदि उसकी मां भी इस आघात से मर जाती तो स्वाभाविक रूप से उसे अधिक हिस्सा मिलता। कितना घृणित, कितना घिनौना। मैडम शेन पहले से ही बेकाबू होकर रो रही थी और शेन मेंगलोंग के शब्दों ने उन्हें लगभग बेहोश कर दिया। शुक्र है कि चमत्कारिक डॉक्टर देवेंद्र ने उसकी नाक और होठों के बीच एक एक्यूपंक्चर बिंदु दबाया, जिससे वह जाग गई।
कमरे में लेटे हुए ओल्ड मास्टर शेन को देखकर चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र ने गहरी सांस ली और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी गहरी संवेदना मैडम। मैडम शेन पूरी तरह से टूट गईं और उन्होंने खुद को दीवार पर फेंक दिया। है हुआ, मेरा इंतजार करो। मेघना शेनॉय के चेहरे पर घबराहट छा गई और उसने अपनी मां को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मां बहुत दूर थी। शेन मेंगलोंग और चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र मैडम शेन के करीब थे, लेकिन उनका उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था। वे अहंकार से मुस्कुरा भी रहे थे। राक्षस, तुम दोनों राक्षस। मेघना शेनॉय की आंखें लाल थीं और उनकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। दरअसल उन्होंने उन्हें इतनी कसकर पकड़ा था कि उनके नाखून उनकी त्वचा में धंस गए थे और खून की धार बह रही थी। वह पूरी तरह से जानती थी कि शेन परिवार अभी टूट सकता है। हो सकता है कि एक ही रात में 2 लोगों की जान चली जाए। क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? सबसे महत्वपूर्ण क्षण में कुछ ऐसा हुआ कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक काली छाया चमकती हुई गुजरी और एक पल में कहीं से 2 बड़े हाथ प्रकट हुए और आत्महत्या करने की इच्छा रखने वाली मैडम शेन को पकड़ लिया। मैं उस कमरे के अंदर वाले आदमी को ठीक कर सकता हूं। तभी ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया हो। हर कोई उन बड़े हाथों के मालिक को भूल रहा था। वह एक साधारण दिखने वाला युवक था। उसके शरीर पर जो कपड़े थे उनका कुल मूल्य 200 युआन भी नहीं था। मेघना शेनॉय ने अपनी मां की तरफ देखा, जिसे अर्जुन ने आत्महत्या के प्रयास से बचाया था। लड़की ने राहत की सांस ली और उसे धन्यवाद देने वाली थी, लेकिन जब उसने अर्जुन की साहसिक घोषणा सुनी तो उसे लगा कि उसका सिर दर्द करने लगा है। ये चाल तो पहले ही समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या तुम एक बेवकूफ हो? क्या आप वर्तमान स्थिति को नहीं समझ सकते? मैडम शेन ने अपना सिर उठाया और बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूरते हुए उसका हाथ भी कसकर पकड़ लिया और पूछा, तुम नौजवान, क्या तुम सच में हुआ को ठीक कर सकते हो? सच में? अर्जुन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी शेन मेंगलोंग उनके बगल से हंसा। माँ, क्या आप वाकई ऐसे ढोंगी पर विश्वास करेंगी? पिताजी को अंतिम चरण का फेफड़ों का कैंसर है और पूरे हुआक्सिया में कोई भी नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी इससे ठीक नहीं हुआ है। ये बदमाश उन्हें कैसे बचा सकता है? इसके अलावा इस बच्चे को ही देख लीजिए। इसके चेहरे पर मुश्किल से एक मूंछ है और फिर भी यह कहता है कि वह लोगों का इलाज कर सकता है। क्या मजाक है? चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र ने भी कहा कि यह निराशाजनक है, तो ये बच्चा क्या कर सकता है? अर्जुन ने शांत भाव से कहा, अन्य लोग उसे नहीं बचा सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं, अर्जुन, नहीं बचा सकता। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र भी आगे आए और पूछा, बच्चे, क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? तुमने किस स्कूल से स्नातक किया है? मैंने शायद तुम्हारे डीन को भी पढ़ाया होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं कभी मेडिकल स्कूल नहीं गया। ये कहते हुए चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र और शेन मेंगलोंग दोनों जोर से हंस पड़े। तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है और फिर भी तुम मरीज का इलाज करना चाहते हो। तुम अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करते? जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उनके चारों ओर तेज हवा का झोंका चलने लगा। थप्पड़। शेन मेंगलोंग को सीधे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। उसका शरीर तुरंत उड़ गया। वह बड़े संगमरमर के खंभे से भी टकराया। शेन मेंगलोंग स्तब्ध रह गया, अपना चेहरा पकड़े हुए और अर्जुन को गौर से देखते हुए दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अर्जुन ने शेन मेंगलोंग की ओर घृणा से देखा और ठंडी आवाज में कहा, ये बात दोबारा कहो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हर किसी के पास एक बारूदी सुरंग होती है जिसे छुआ नहीं जा सकता, और अर्जुन के लिए वह उसके माता पिता थे। शेन मेंगलोंग इतना भयभीत था कि बोल भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे आंखें उसके पूरे शरीर को निगल गई हों। वे अविश्वसनीय रूप से ठंडी थीं, किसी मृत्यु देवता की आंखों के समान। अर्जुन ने अपने बगल में खड़े लोगों की तरफ देखा, जो सभी सदमे में थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को ठीक कर दूं, तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरी कंसल्टेशन फीस 10 मिलियन है। वहां मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली। क्या वह मरीज का इलाज शुरू करने से पहले ही 10 मिलियन चाहता था? वह काफी कीमत थी। मेघना शेनॉय जल्दी से उसके पास आए और फुसफुसाकर अर्जुन से बोली, अर्जुन, अब तुम नाटक बंद कर सकते हो। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। अर्जुन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र भी चुपचाप खड़े होकर यह सब नहीं देख सके और ठंडी आवाज में बड़बड़ाने लगे, 10 मिलियन, है न? कितनी घमंडी मांग है। क्या तुम सच में खुद को हुआ तो समझते हो? अर्जुन ने सभी की ओर देखा और समझाया, माफ करें, आपने मुझे गलत समझा। 10 मिलियन सिर्फ उसे जगाने के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे पूरी तरह से ठीक कर दूं, तो एक और अतिरिक्त प्रक्रिया करनी होगी और इसके लिए आपको 50 मिलियन खर्च करने होंगे। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अध्याय 15। जब सभी ने उसकी 50 करोड़ की मांग सुनी तो उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए।
वह पागल था, वह सचमुच पागल था। क्या एक जीवन की कीमत 60 करोड़ थी? बेशक, वास्तव में इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। हालांकि ये तभी संभव था जब वह वास्तव में उस आदमी की जान बचा सके। ये कैंसर की अंतिम अवस्था थी जिसके बारे में दुनिया में हर कोई जानता था कि इसका इलाज असंभव है। अर्जुन ने अपने हाथ जेब में डाले। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। आखिरकार मेरा समय कीमती है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसका इलाज करूं तो मैं चला जाऊंगा। 3, 2, उसे ठीक कर दो, मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी, मैडम शेन ने लगभग दहाड़ते हुए कहा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भले ही वह लड़का धोखेबाज था, फिर भी उसके पास उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, अर्जुन बिना किसी देरी के कमरे की ओर चला गया। 10 लाख तैयार करो और मैं उसे जगाने के लिए पहला उपचार करूंगा। जब मैं काम कर रहा हूं तो किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और भ्रमित भीड़ को पीछे छोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद अंततः सभी लोग अपने होश में आ गए। क्या वह आदमी सचमुच पिताजी को ठीक कर सकता है? मेघना शेनॉय ने अविश्वसनीय रूप से कहा। मशीनों ने इसकी पुष्टि कर दी है और ईसीजी अब दिल की धड़कन भी नहीं पकड़ पा रही है। पिताजी की मौत हो चुकी है, तो तुम्हें क्या लगता है? अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और उसे धोखेबाज के तौर पर गिरफ्तार करवाऊंगा। शेन मेंगलोंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र ने भी बताया, मैंने 1 घंटे पहले मरीज की हालत की जांच की थी और उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। चिकित्सकीय रूप से उसे मृत मान लिया गया है। मेरा सुझाव है कि आप उम्मीद छोड़ दें और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दें। मैडम शेन ने कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा और चुप रहीं। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें किसी चमत्कार की सख्त जरूरत थी। कमरे के अंदर अर्जुन ने रजत शेनॉय को देखा, जो अपनी मृत्युशैया पर था, और बुदबुदाया, मुझे लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि अपने अंतिम क्षणों में तुम मुझसे मिले। उस बूढ़े ने मुझे जो दिव्य उपचार कौशल सिखाए थे वे तुम्हें मृत्यु के द्वार से वापस खींचने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अर्जुन ने अपनी 9 स्वर्गों की डाक सन तकनीक को सक्रिय कर दिया और उसके डेंटियन से पीले रंग की सच्ची क्यूई की एक किरण निकली। ये धीरे धीरे उसकी उंगलियों के चारों ओर इकट्ठा हो गई। अगले ही पल उसकी उंगलियां तेजी से हिलने लगीं और एक हाथ मुहर बन गई। काले आकाश और पीली धरती की कसम, नीचे के राक्षसों और ऊपर के शैतानों की कसम, मैं डार्क डेमन पुनरुत्थान संरचना का आह्वान करता हूँ। उठो। अर्जुन के डेंटियन से सच्ची क्यूई तेजी से बाहर निकली और संरचना से एक सुनहरी चमक ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ये संरचना लगातार सिकुड़ती जा रही थी। अंततः अर्जुन ने इसे अपने हाथ के बीच में पकड़ लिया। आगे बढ़ो। अर्जुन ने रजत शेनॉय के शरीर पर आक्रमण कर दिया। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। रजत शेनॉय का शरीर सचमुच हवा में तैरने लगा। उसके चारों ओर अनगिनत प्राचीन प्रतीक तैर रहे थे। अब मानव शरीर में 12 मुख्य मेरिडियन और 8 असाधारण मेरिडियन हैं। इनमें से 12 मुख्य मेरिडियन, गर्भाधान वाहिका और शासी वाहिका को सामूहिक रूप से 14 चैनल कहा जाता है। अब अर्जुन जो करना चाहता था वह रजत शेनॉय के यांग 1 वेसल को चांदी की सुइयों और संरचना से जोड़ना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांग पोत जीवन का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ ही समय में रजत शेनॉय के सीने में व्याप्त मौत का माहौल पूरी तरह से खत्म हो गया। ये वस्तुतः अमानवीय था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रजत शेनॉय के शुरू में पीले पड़े चेहरे पर कुछ रंगत लौटने लगी और वह हल्की हल्की सांस भी लेने लगा। उसके बिस्तर के पास लगे ईसीजी मॉनिटर पर लगी सपाट लाइन भी बीप करने लगी। तब तक अर्जुन का माथा पसीने से भीग चुका था और उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। एक ही समय में एक्यूपंक्चर और एक्यूपंक्चर का उपयोग करने से उनकी एकाग्रता और सच्ची क्यूई पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। लगता है मुझे अपनी खेती पर काम करना होगा। एक बार मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियां खरीद सकता हूं और इससे मेरी खेती की प्रगति में तेजी आएगी। 10 मिनट बाद रजत शेनॉय का शरीर धीरे धीरे नीचे उतरा और कमरे की रोशनी फीकी पड़ने लगी। अर्जुन ने राहत की लंबी सांस ली। पहला चरण लगभग पूरा हो चुका था और रजत शेनॉय के जागने में बस कुछ ही समय बाकी था। हालांकि यह उसे केवल 3 दिन तक ही जीवित रख सकता था। अगर वह एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता था तो उसे अभी भी एक गोली खानी होगी। अगर मुझे पता होता कि यह मेरी सच्ची क्यूई का इतना बड़ा हिस्सा ले लेगा तो मुझे 100 मिलियन मांगना चाहिए था। भूल जाओ। मुझे लगता है कि यह आदमी मेरा पहला ग्राहक है, इसलिए मैं इसे छूट ही कहूंगा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और भीड़ का सामना किया, जिनके विचार उनके चेहरों पर साफ साफ लिखे हुए थे। सीधे मुद्दे पर आते हुए उसने कहा, सब ठीक ठाक रहा और अंदर वाला आदमी जल्दी ही जाग जाएगा। अरे हाँ, मेरा पैसा कहाँ है? बाकी लोगों ने अर्जुन की तरफ देखा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और चेहरे पर थकावट थी। वे सभी हैरान थे। क्या किसी को ठीक करना इतना थकाऊ था? वह ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने अभी अभी मैराथन दौड़ कर आया हो। मास्टर,
क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपका मतलब है कि हाइहुआ जल्द ही जाग जाएगा? मैडम शेन को कुछ अविश्वास हुआ। अर्जुन ने सिर हिलाया। धन्यवाद। ओह, धन्यवाद मास्टर। यह एक बैंक कार्ड है, पिन नंबर 60 है। जैसे ही मैडम शेन अर्जुन को कार्ड देने वाली थी, शेन मेंगलोंग ने उसे छीन लिया। माँ, अंदर देखो, क्या पिताजी तुम्हें जागे हुए लग रहे हैं? वे अभी भी वहीं लेटे हुए हैं। तुम एक ढोंगी की बातों पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकती हो? इस आदमी ने अंदर स्नान किया होगा और हमारी सहानुभूति पाने के लिए वह थका हुआ होने का नाटक कर रहा है। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र भी ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम डॉक्टर होने का दावा करते हो, लेकिन तुम सिर्फ मुर्दों का इस्तेमाल करके बेईमानी से पैसा कमाते हो। मुझे तुम पर शर्म आती है। उनके पास खड़ी मेघना शेनॉय अर्जुन का बचाव करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता किसी चमत्कार के बिना नहीं जागेंगे। शायद अर्जुन सचमुच धोखेबाज था। अर्जुन ने सभी को ठंडी निगाहों से देखा और ठंडी आवाज में कहा, तो तुम में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता? क्या तुम्हें यकीन है? वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने खुद को नीचा दिखाते हुए हंसा और अगले ही पल उसका शरीर हरकत में आया। उसने शेन मेंगलोंग के चेहरे पर एक और जोरदार तमाचा जड़ दिया। शेन मेंगलोंग को उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से हमला करेगा, और बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह पलटा और जमीन पर गिर गया। बैंक कार्ड उसके हाथ से छूटकर उड़ गया। अर्जुन ने दूसरों की प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए हाथ बढ़ाकर बैंक कार्ड पकड़ लिया और फिर शांत भाव से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। ये परामर्श शुल्क है जो मैंने कमाया है, ईमानदारी से। इसके अलावा वह आदमी जाग जाएगा, लेकिन वह केवल 3 दिन और जीवित रह सकता है। मेरी दवा के बिना देवताओं का राजा भी उसे नहीं बचा पाएगा। कुछ ही देर में अर्जुन उनकी नजरों से ओझल हो गया। शेन मेंगलोंग ने बड़ी मुश्किल से रेंग कर ऊपर जाकर अपना चेहरा छुआ, तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा चेहरा सूज गया था। अरे, उस कमीने ने मुझे मारने की हिम्मत की। उसने इतने सारे लोगों के सामने हमसे 10 मिलियन भी चुरा लिए। हाँ, इतने सारे गवाह हैं। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वह मरा हुआ मांस है। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र ने धूर्तता से कहा, युवा मास्टर शेन, मेरा एक दोस्त रिवर सिटी पुलिस विभाग में काम करता है। मैं उसे अभी फोन करता हूँ। करो, शेन मेंगलोंग ने दांत पीसते हुए कहा। तभी अचानक पूरे विला में चीख गूंज उठी। मैडम शेन अंदर भागी। हर कोई यह सोचकर स्तब्ध रह गया कि मैडम शेन फिर से खुद को मारने की कोशिश कर रही हैं। जब तक कि उन्होंने कमरे में झांक कर नहीं देखा, वे बिल्कुल दंग रह गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रजत शेनॉय, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, बिस्तर पर बैठे हुए थे। वह सचमुच उठकर बैठ गया। ये कैसे संभव था? अरे, यह आदमी है या भूत? शेन मेंगलोंग 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। वह आदमी जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था, अब उसे घूर रहा था। ये कितना भयानक होगा। जियाओ मिन तो अपने नितंबों के बल गिर पड़ी। उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र की हालत तो और भी खराब थी। उनके सफेद कोट के नीचे की पतलून भीग गई थी। वह इतना डर गया था कि उसका शरीर गीला हो गया था। अपने डॉक्टरी जीवन के सभी दशकों में उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। अध्याय 16। मेघना शेनॉय अपेक्षाकृत शांत थीं। हालांकि पहले तो वह भी इसे स्वीकार नहीं कर पाईं, लेकिन कम से कम उन्हें पता था कि यह कोई सपना नहीं था। इस समय उसके पिता की आंखें जीवन से भरी हुई थीं, मानो वे अभी अभी मृत्यु के कगार से वापस आए हों। ये भावनाएं केवल मनुष्यों में ही होती हैं। अचानक उस युवक की पीठ की छवि उसके दिमाग में कौंधी। यह अहंकारी, ठंडा और एकाकी था। उसने वास्तव में ऐसा किया, लेकिन कैसे? तभी मेघना शेनॉय को एहसास हुआ कि वह कितनी बचकानी थी। शुरू से लेकर अब तक उस आदमी ने एक भी झूठ नहीं बोला था। फिर भी वह हमेशा उसे धोखेबाज ही समझती रही। जब उसे उसकी सबसे अधिक जरूरत थी, तब वह उसके लिए खड़ी नहीं हुई। मेघना शेनॉय ने खुद को चीखने से रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें नम हो गईं और आंसू उसके चेहरे से होते हुए फर्श पर गिरने लगे। तभी मरीज के कमरे के अंदर मैडम और मास्टर शेन एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। है हुआ, यह कोई सपना नहीं है न? मुझे चुटकी काटो। रजत शेनॉय ने मैडम शेन के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यानफेंग, यह कोई सपना नहीं है। मैं सचमुच जिंदा हो गया हूँ। ओह हाँ, उस चमत्कारी डॉक्टर का क्या? वह कहाँ है? मुझे उसका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बिना मैं शायद बहुत पहले ही मर गया होता। रजत शेनॉय भले ही बेहोश थे, लेकिन उन्हें अभी भी अर्जुन की उपस्थिति और अर्जुन द्वारा उन्हें बचाने के लिए की गई पूरी प्रक्रिया का पता था। ये किसी इंसान का काम नहीं था। वह वस्तुतः पृथ्वी पर एक देवता थे। भले ही वे ऐसे आदमी से दोस्ती न भी करें, तो भी उन्हें उसे कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। वह आपके भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। वह दूसरों के जीवन को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति ने सत्ता और धन के सभी छोटे मोटे झगड़ों को पार कर लिया।
हालांकि रजत शेनॉय के सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, यहाँ तक कि पिन गिरने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मास्टर शेन को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और एक पल में उनका चेहरा काला पड़ गया। तुम में से कोई एक समझाओ। अंततः मेघना शेनॉय आगे आई और उन्हें सारी घटना बताई। जब मास्टर शेन ने पूरी कहानी सुनी तो उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की और तुरंत खड़ा हो गया और अपनी सारी ताकत लगाकर शेन मेंगलोंग के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बेवकूफ़, तुम बेवकूफ़ बेवकूफ़, तुमने चमत्कार करने वाले डॉक्टर को नाराज़ कर दिया। तुम बेकार के कूड़े के टुकड़े हो। क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह मरते हुए देखना चाहते हो? आज के बाद तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। शेन मेंगलोंग घबरा गया, इस बार सचमुच। अपने पिता के क्रोध को वह सहन नहीं कर सका। उसकी स्पोर्ट्स कारें, उसकी औरतें, उसकी पूरी विलासिता भरी जिंदगी, ये सब उसके पिता की जेब से ही जुटाए गए थे। अब अपने पिता के मुंह से निकले कुछ शब्दों से उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं पापा, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। रजत शेनॉय ने अपने बेटे की अनदेखी की और चमत्कारिक डॉक्टर देवेंद्र की ओर मुड़े, जिन्होंने अपना सिर नीचे कर रखा था। जहां तक तुम्हारा सवाल है, उसने चमत्कारिक डॉक्टर देवेंद्र को बेरहमी से लात मारी। अरे घमंडी कुत्तों, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने चमत्कारी डॉक्टर का इस तरह अपमान किया है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम उस चमत्कारी डॉक्टर को फिर से नहीं ढूंढ पाए तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम सबके सिर काट लूंगा। रजत शेनॉय सचमुच बहुत गुस्से में थे। अब वह जाग चुका था, लेकिन वह जानता था कि वह 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। यदि उन्हें उसकी मदद के लिए चमत्कारी डॉक्टर न मिलता तो निस्संदेह वह मर चुका होता। इसलिए अब उनकी प्राथमिकता उस चमत्कारिक डॉक्टर को ढूंढना थी। उसे ढूंढो तुम सब, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा, भले ही इसका मतलब रिवर्सिटी को उल्टा पुल्टा करना हो। यानफेंग के अलावा तुम सब शेन परिवार से बाहर निकल सकते हो, और जब तक तुम उस युवा चमत्कारी डॉक्टर को नहीं ढूंढ लेते तब तक वापस मत आना। उन्होंने ये शब्द केवल शेन मेंगलोंग और चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र पर ही लक्षित नहीं किए थे, वह मेघना शेनॉय और शियाओ मिंग को भी संबोधित कर रहे थे। यदि किसी ने आगे आकर चमत्कारी डॉक्टर पर विश्वास किया होता तो वह इस समय इस मुसीबत में नहीं होता। क्या एक जीवन के लिए 60 मिलियन की कीमत चुकाना बहुत ज्यादा था? बिल्कुल नहीं, वास्तव में यह एक अविश्वसनीय सौदा था। आखिरकार रजत शेनॉय 1 महीने में 100 मिलियन कमा सकते हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? रजत शेनॉय के पास जीने के लिए केवल 3 दिन ही बचे थे। उसी समय मैग्निफिसेंट ग्रुप के सम्मेलन कक्ष में वातावरण अस्वाभाविक रूप से भारी था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ही घंटों पहले मैग्निफिसेंट ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। रोशनी द्वारा मैग्निफिसेंट ग्रुप शुरू करने के बाद से यह उनका सबसे बड़ा संकट था। मैग्निफिसेंट ग्रुप पीआर विभाग की जांच के अनुसार उनके शेयर इतनी तेजी से गिर रहे थे क्योंकि उनके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी चार्मिंग स्टार ब्यूटी कॉरपोरेशन ने एक नया ओरल ब्यूटी सॉल्यूशन पेश किया था। महिलाओं को बस एक हिस्सा पीना था और उनकी त्वचा और चेहरे की बनावट में स्पष्ट रूप से सुधार होने लगा। यद्यपि मौखिक सौंदर्य समाधान अभी बाजार में उपलब्ध नहीं था, फिर भी कुछ पत्रकारों ने भव्य अनावरण के दौरान इसका नमूना आजमाया था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसके कुछ प्रभावों का अनुभव किया था। यद्यपि ये प्रभाव नगण्य थे, फिर भी महिलाओं के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। बाहरी दुनिया का मानना था कि चार्मिंग स्टार ब्यूटी कॉरपोरेशन सौंदर्य उद्योग के पूरे स्वरूप को बदलने में सक्षम होगा तथा जियांगन के वर्तमान चैंपियन मैग्निफिसेंट ग्रुप को धूल चटा देगा। अपने शुरुआती दिनों में मैग्निफिसेंट ग्रुप ने अपने ओरल ब्यूटी सॉल्यूशन के कारण शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया था। पिछले कुछ वर्षों में ये सॉल्यूशन उनकी आय का मुख्य स्रोत भी रहे हैं। अब जबकि कैपिटल सिटी के उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा इससे भी बेहतर उत्पाद बनाया गया था, वे एक मृत अंत पर थे। सान्या जल्दी ही वहां पहुंच गई थी और रास्ते में उसे वीचैट ग्रुप के जरिए स्थिति की सामान्य तस्वीर मिल गई थी। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि उसके बाईं ओर जो लोग थे वे उच्च अधिकारी थे जो शायद ही कभी दिखाई देते थे, जबकि उसके दाईं ओर जो लोग थे वे मैग्निफिसेंट ग्रुप के R&D विभाग के मुख्य सदस्य थे। ये मुख्य सदस्य कोई आम लोग नहीं थे। इनमें से कुछ कैपिटल सिटी के मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, कुछ वर्षों से पारंपरिक चीनी चिकित्सा के चिकित्सक थे और कुछ तो चिकित्सा जगत के दिग्गज भी थे। अब हालांकि ये सभी विशेषज्ञ हैरान थे क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि इस सम्मेलन कक्ष में आने के बाद रोशनी जिस पहली पार्टी पर हमला करेगी वह कोई और नहीं बल्कि वे स्वयं थे। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम आवाज़ों से भरा हुआ था और कुछ लोग सान्या से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह जवाब देने के मूड में नहीं थी। वह सिर्फ अर्जुन के वापस आने के बारे में सोच रही थी और वह सोच रही थी कि क्या अर्जुन उस रात घर आएगा। अचानक सान्या को कुछ याद आया और उसने अपनी जेब से अर्जुन द्वारा दिया गया रुमाल निकाल लिया। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं, लेकिन वह उन्हें पढ़ नहीं पाई। शायद वे जड़ी बूटियां थीं। वह सिर्फ इतना पढ़ पाई कि सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शुरुआती स्तर की ब्यूटी पिल।
जब उसे याद आया कि अर्जुन ने कहा था कि कागज का ऐसा टुकड़ा 1 करोड़ का है, तो उसे हंसी आ गई। अर्जुन ने तो उसे यह पेपर अपने R&D विभाग को दिखाने को भी कहा था। इससे वह काफी परेशान हो गई थी। R&D विभाग में हर कोई चिकित्सा जगत में सुपरस्टार था। वे इस अजीब नैपकिन को क्यों देखेंगे? सान्या को पता था कि वह पूरे मैग्निफिसेंट ग्रुप के लिए हंसी का पात्र बन जाएगी। आह, वह आदमी अच्छा है, लेकिन वह बहुत अव्यावहारिक है, सान्या ने खुद से कहा। यो सान्या, तुम किसी पुरुष के बारे में सोच रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा दिल चुरा लिया गया है। अचानक सान्या के कानों में एक महिला की आवाज गूंजी, जिससे वह चौंक गई। सान्या ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत ही कड़वाहट छा गई। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मैग्निफिसेंट ग्रुप की PR डायरेक्टर सूना थी। इन सभी वर्षों में सान्या मैग्निफिसेंट ग्रुप के साथ काम कर रही थी। वह सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। एकमात्र अपवाद यह महिला थी, सूना। वे दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह थे और जब भी मिलते तो झगड़ते थे। सूना ने कुछ दिन पहले एक अमीर व्यापारी को अपने जाल में फंसाया था और तब से वह सान्या के सामने दिखावा कर रही थी। उसने कंपनी में सबके सामने ये भी पूछा कि सान्या अकेली क्यों है, और उसने सान्या को रखेल या वेश्या जैसी बातें भी कहीं। इस बात पर वे झगड़ भी पड़े थे। सान्या ने सूना की तरफ आंखें घुमाते हुए ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना कि मैं किसी पुरुष के बारे में सोच रही हूं या नहीं? तुम्हें बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए। सूना ने लगातार जवाब दिया, ओह, तुम जैसी मालकिन मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम इतनी बदचलन हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ इतने लोगों ने सेक्स किया होगा कि तुम गिन भी नहीं सकती। तुम कुतिया। सान्या इतनी क्रोधित थी कि वह अचानक खड़ी हो गई और वापस गाली देने वाली थी जब उसने महसूस किया कि सूना ने उसके हाथों से नैपकिन छीन लिया है। अध्याय 17, मुझे वह नैपकिन वापस दे दो, सान्या ने उत्तेजित होकर कहा। उसने कई बार उसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूना ठंडी हंसी हंस पड़ी। तुम क्यों परेशान हो रही हो, छोटी लड़की? मुझे आश्चर्य है कि इसमें कौन सा घिनौना रहस्य छिपा है। ये कहकर सूना ने नैपकिन खोल दिया। उसने सोचा था कि यह किसी होटल का पता होगा जो किसी उच्च अधिकारी ने सान्या को दिया होगा, लेकिन ये कोई औषधीय फॉर्मूला निकला। यहाँ तक कि वहाँ पर यह भी लिखा था, शुरुआती स्तर की सौंदर्य गोली। वह इसी तरह हंसती रही जब तक कि उसका पेट दर्द करने लगा। सान्या, ओह सान्या, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या तुम सच में ब्यूटी पिल्स जैसी चीज़ों पर विश्वास करती हो, या तुम बहुत ज़्यादा टीवी ड्रामा देख रही हो? ये लिखावट किसी मर्द की लगती है। क्या किसी धोखेबाज ने तुम्हें एक रात के बदले में ये लिखावट दी है? मैंने सोचा था कि तुम्हारी कीमत कुछ $100 होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी कीमत $1 भी नहीं है। हा, सूना की हंसी विचित्र होती जा रही थी। सान्या ने अपनी मुट्ठी कस ली और सूना को घूरते हुए बोली, वो वापस दे दो। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। सूना ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी यह वस्तु उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, इसलिए उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और उस पर थोड़ा सा पैर भी रखा। नैपकिन शुरू में ज्यादा मोटा नहीं था, इसलिए वह थोड़ा फट गया। सान्या ने जल्दी से उसे उठाया और उस पर लगे पैरों के निशानों को ध्यान से पोंछ दिया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुल गया। रोशनी यहाँ थी। उसकी नज़र कमरे में मौजूद सभी लोगों पर पड़ी और उसने अपनी दोनों बाहें पार करके कहा, मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है कि मैंने आपको यहाँ बैठक के लिए क्यों बुलाया है। मैग्निफिसेंट ग्रुप की बिक्री में भारी गिरावट आई है, और जब अन्य कंपनियों के नए उत्पाद बाजार में आएंगे तो वे मैग्निफिसेंट ग्रुप की संभावनाओं को गंभीर झटका देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने समय बाद भी हम कुछ ऐसा उपयोगी क्यों नहीं बना पाए जो लोकप्रिय हो सके। रोशनी का स्वर कुछ कठोर था। उस समय सम्मेलन कक्ष में किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद रोशनी R&D विभाग के सदस्यों की ओर मुड़ी। कॉन्फ्रेंस टेबल पर हाथ रखते हुए उसने साफ साफ कहा, R&D, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम दुनिया भर में फॉर्मूलों की तलाश करो? क्या तुम भूल गए? अनुसंधान एवं विकास विभाग के कुछ बुजुर्ग सदस्यों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं 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 अध्यक्ष महोदय, पारिवारिक उपचार के ये नुस्खे बहुत दुर्लभ और कीमती हैं, इसलिए इन्हें पाना इतना आसान नहीं है। हमारे पास इस पूरे समय लोग इन्हें इकट्ठा करते रहे हैं, लेकिन हालांकि हमने कुछ के लिए बैंक को तोड़ दिया, लेकिन वे उतने अच्छे से काम नहीं करते। रोशनी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है, तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम ऐसे घटिया बहाने से बच निकलोगे? अब से R&D विभाग के हर सदस्य को ओवरटाइम काम करना होगा, चाहे कुछ भी हो, और लागत चाहे जो भी हो। आपको एक ऐसा फॉर्मूला खोजना होगा जो मैग्निफिसेंट ग्रुप के अनुकूल हो, अन्यथा आपको खुद ही एक फॉर्मूला बनाना होगा। तभी सूना के दिमाग में एक विचार कौंधा। वह जानती थी कि वह सान्या को कैसे बर्बाद कर सकती है। वह सान्या को कंपनी में हंसी का पात्र बना सकती थी। अगले ही पल सूना खड़ी हो गई। प्रेसिडेंट, यह आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है।
आखिरकार मैंने अभी अभी डायरेक्टर सन को ये कहते हुए सुना कि उनके हाथों में एक अनमोल सौंदर्य सूत्र है। उन्होंने ये भी गारंटी दी कि यह समूह को विनाश के कगार से बचाने में सक्षम होगा। अध्याय 18 रोशनी ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर हाथ रखे और सूना की तरफ देखते हुए पूछा, सूना, क्या तुम सच कह रही हो? डायरेक्टर सुन से तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत खुश। सूना को पता था कि यह बदला लेने का उसका मौका था। एक ठंडी चीख के साथ उसने कहा, बेशक ये सच है। सान्या ने मुझे पहले ही यह बताया है, इसलिए अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी थोड़ी उठाई और सान्या की ओर नीचे देखते हुए कहा। उसकी निगाहें द्वेष से भरी हुई थीं। सबका ध्यान सान्या की ओर गया, लेकिन सान्या थोड़ा स्तब्ध थी। हाँ, उसके पास एक फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला अर्जुन ने अनायास ही बना लिया था। वह उन्हें ऐसा हास्यास्पद फॉर्मूला कैसे दिखा सकती थी? उसने सूना की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से सान्या की कीमत पर आनंद ले रही थी और उसके द्वारा खुद को शर्मिंदा किए जाने का इंतजार कर रही थी। क्या करे वह? क्या वह सचमुच आज से मैग्निफिसेंट ग्रुप की हंसी का पात्र बनने जा रही थी? रोशनी ने सान्या को घूरते हुए उत्सुकता से कहा, सान्या, क्या तुम्हारे पास वाकई ब्यूटी पिल का फॉर्मूला है? हमें दिखाओ। अगर यह असली है तो मैं तुम्हें तुरंत वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी, और मैं 3% शेयर भी दूंगी। सान्या हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राष्ट्रपति इतने उदार होंगे। उन चीज़ों की कीमत मिलाकर कुछ अरब डॉलर थी। हालांकि उसके पास किसी भी सौंदर्य गोली का फॉर्मूला नहीं था। उसके पास सिर्फ एक फटा हुआ नैपकिन था। सान्या की झिझक रोशनी को नागवार गुजरी और उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह काफ़ी नहीं है? ठीक है, तो अपनी कीमत बताओ। नहीं, मैं। सान्या खड़ी हुई और समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करे। आश्चर्यचकित होकर उसके पास शुरुआती स्तर की सौंदर्य गोली का फॉर्मूला निकालने और उसे रोशनी के सामने रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माफ कीजिए राष्ट्रपति जी, यह मेरे एक मित्र का मजाक था। रोशनी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उसकी नज़र मेज पर पड़े थोड़े फटे नैपकिन पर पड़ी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या ये सौंदर्य गोली का फॉर्मूला था? क्या ये फॉर्मूला 1 अरब रुपये का था? अरे, क्या ये सचमुच फटे नैपकिन पर लिखा था? सान्या को लगता होगा कि वह राष्ट्रपति मूर्ख हैं। रोशनी अकेली नहीं थी, वहां मौजूद हर कोई गुस्से में आ गया। सान्या की हरकतें समूह के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान थीं। वह फटे नैपकिन से उनकी टांग कैसे खींच सकती थी? जैसे ही रोशनी अपना आपा खोने वाली थी, मेडिकल के दिग्गजों में से एक एल्दजू दौड़कर आया। उसने फॉर्मूले की कुछ लाइनें देखी थीं और ऐसा लग रहा था कि फॉर्मूले में वास्तव में कुछ सौंदर्य प्रभाव हो सकते हैं। बाकी सबकी प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करते हुए एल्दजू ने नैपकिन को ध्यान से उठाया और उसे करीब से जांचा। वह जितना अधिक पढ़ता गया, उसका चेहरा उतना ही अधिक लाल होता गया। जब वह अंत तक पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर आंसू भी बह रहे थे। कुछ सेकंड बाद एल्दजू ने अपनी छवि हवा में उड़ा दी और जोर से चिल्लाया, ये वास्तव में सौंदर्य की गोली का फॉर्मूला है। यह असली चीज है। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे अपने जीवन काल में इतनी कीमती चीज देखने को मिली। मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। बुजुर्ग जू इतने उत्तेजित हो गए कि उनकी सांसें तेज हो गईं और उन्हें चक्कर भी आने लगा। उसने फटे हुए नैपकिन को सावधानी से पकड़ा और उत्साह से सान्या के पास गया और बोला, डायरेक्टर सन, आपको ये फॉर्मूला कहाँ से मिला? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं इस फॉर्मूले के पीछे के व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या इससे मदद मिलेगी अगर मैं आपके सामने घुटने टेक दूं? तभी सभी को ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग फट गया हो। उसके बाद वे दंग रह गए। वे पूरी तरह से दंग रह गए। ये नैपकिन इतना घिसा पिटा था कि अगर यह जमीन पर गिर जाए तो कोई इसे उठा भी नहीं सकता था। ये वास्तव में 1 अरब डॉलर का फॉर्मूला था। ये सही था, 1 अरब। उन्होंने कहा, क्या ये सौंदर्य की गोली है? क्या वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद है? क्या बात है, क्या ये सच था? यदि वे इस सम्मेलन कक्ष में घटित हो रही घटनाओं के बारे में बात करें तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरी ओर, यहाँ किसी ने भी इस संभावना पर विचार नहीं किया कि एल्दजू झूठ बोल रहे होंगे। आखिरकार एल्दजू डॉक्टरों के परिवार से थे और वे इस क्षेत्र में एक दिग्गज थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह पैसों के लिए सब कुछ बेच देता। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह केवल उस व्यक्ति से मिलने के लिए घुटने टेके जो इस फॉर्मूले के पीछे है। उनके सामने जो दृश्य सामने आया वह देखने लायक था। वे अविश्वसनीय रूप से हैरान थे। वे इतने सदमे में थे कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। सूना की सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है और उसका चेहरा विकृत हो गया और वह बुदबुदाने लगी, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस औरत के पास ब्यूटी पिल का फॉर्मूला कैसे हो सकता है? यह नकली होना चाहिए। सबसे ज्यादा हैरान कोई और नहीं बल्कि सान्या खुद थी। अभी तो वह मानो मूर्ति बन गई थी।
उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए नैपकिन पर टिकी हुई थीं और उसका मुंह इतना खुला हुआ था कि वह आसानी से एक अंडा निगल सकती थी। क्या ये सच है? उस आदमी ने मुझे ब्यूटी पिल दी थी। ये कैसे संभव है? एल्डर जू की आंखें जोश से भरी हुई थीं और उन्होंने उत्साह से कहा, निर्देशक सन, वह आदमी जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया, क्या वह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको सूत्र दिया था? क्या क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। मैं वास्तव में आपसे विनती कर रहा हूँ। ऐसा कहकर एल्डर जू अपनी बूढ़ी हड्डियों के बावजूद सान्या के सामने जमीन पर घुटने टेक दिए। यह उनकी आंखों के सामने की वास्तविकता थी जिसे देखकर अविश्वासी भी अवाक रह गए। एक पीढ़ी का चिकित्सा जगत का दिग्गज घुटनों पर था, इसलिए यह वास्तविक होना ही था। तभी सान्या को होश आया। उसने जल्दी से एल्डर जू को उठाया और कहा, ऐसा मत करो एल्डर जू, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बुजुर्ग जू ने अपना सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझे उस महान गुरु से मिलवाएंगे? सान्या के दिमाग में अचानक अर्जुन की अकेली पीठ घूम गई और आज सुबह उसने अर्जुन को जो क्रूर शब्द कहे थे वे भी उसके कानों में गूंजने लगे। वह बस उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहती थी। ये बात सामने आई कि वह सबसे बड़ी मूर्ख थी, अर्जुन नहीं। क्यों? उस समय उसने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? दूसरी ओर अर्जुन ने इतनी कीमती चीज को 3000 रुपये में बदलने की कोशिश क्यों की? क्या वह पागल था, या क्या यह उसके प्रति अपने प्यार को साबित करने का एक उपहार हो सकता है? सान्या का दिमाग इस समय बहुत उलझन में था। उसके विचार इतने उलझे हुए थे कि वह चीखना चाहती थी। रोशनी अपने सदमे से उभरी और धीरे से खांसते हुए अपना रुख बताया, बड़े जू, क्या आपको यकीन है कि यह फॉर्मूला काम करेगा? एल्डर जू ने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि यह काम करेगा। और यह फॉर्मूला चार्मिंग स्टार ब्यूटी कॉरपोरेशन के उत्पाद से 100 गुना बेहतर है। हालांकि रोशनी को ऐसी झिझक सुनना पसंद नहीं था और उसने ठंडे स्वर में कहा, सीधे सीधे बताओ। एल्डर जू ने आगे कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि फॉर्मूला क्षतिग्रस्त हो गया था और मैं सामग्री में से एक को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकता। रोशनी के चेहरे पर भाव बदल गए और वह जल्दी से सान्या की ओर मुड़ी और पूछा, इसका क्या मतलब है डायरेक्टर सुन? सान्या कुछ कहने ही वाली थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और सूना की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या हुआ, अध्यक्ष जी। आपके आने से पहले ही पीआर निदेशक सूना ने निदेशक सुन से फॉर्मूला छीन लिया और उसे अपने पैरों तले रौंद भी दिया। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो यह फॉर्मूला पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। जैसे ही उसने ये कहा, सभी की निगाहें सूना की ओर मुड़ गईं। उनकी निगाहें आग और क्रोध से भरी हुई थीं। ये फॉर्मूला कंपनी का भाग्य तय कर सकता था और इस महिला ने इसे कुचल दिया। उसकी इच्छा मृत्यु की ही रही होगी। रोशनी की आंखें ठंडी थीं। वह सूना पर भड़कना चाहती थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, सूना, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने मैग्निफिसेंट ग्रुप को लगभग नष्ट कर दिया है? ठीक है, अब से तुम मैग्निफिसेंट ग्रुप की डायरेक्टर नहीं रहोगी। इस कॉन्फ्रेंस रूम से निकल जाओ। इसके अलावा अगर इस फॉर्मूले में कुछ भी गलत हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि समूह आपको इसके लिए जवाबदेह ठहराएगा। आप बेहतर प्रार्थना करें कि सूत्र ठीक हो। इतना कहकर रोशनी पलटी और चली गई। जब उन्होंने देखा कि अध्यक्ष चले गए हैं तो एल्डर जू और आरएनडी के अन्य कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे गया। उस महिला ने मैग्निफिसेंट ग्रुप की बेशकीमती संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। सबसे हिंसक लोगों में से एक ने उस पर हमला किया और सूना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लड़की, देखो तुमने क्या किया। बुजुर्ग जू की बूढ़ी हड्डियां भी क्रोध से कांप रही थीं और उसे गालियां देते हुए उनकी आवाज कांप रही थी, तो ये तुम ही थी, दुष्ट चुड़ैल। तुमने ऐसे खजाने को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि अगर यह नष्ट हो गया तो क्या होगा? ये सिर्फ संयोग है कि मेरा बेकार बेटा संस्कृति मंत्रालय में काम कर रहा है, इसलिए तुम बस इंतजार करो और देखो। एक क्षण में ही सूना जनता के गुस्से का निशाना बन गई और सम्मेलन कक्ष में अराजकता फैल गई। अध्याय 19। उस रात 10 बजे सान्या ने इस बार गाड़ी नहीं चलाई, बल्कि वह पैदल ही अपने अपार्टमेंट की ओर चली गई। उसने ठंडी हवा को अपने चेहरे पर बहने दिया, उम्मीद करते हुए कि इससे उसका दिमाग साफ हो जाएगा। उस दिन की घटनाएं उसके लिए भावनात्मक रोलर कोस्टर की तरह थीं। जिस आदमी को वह नीची निगाह से देखती थी, उसने उसे 1 अरब का फॉर्मूला दे दिया था, मानो वह कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने उस सुबह उससे कहा था कि यह फॉर्मूला किसी सूचीबद्ध कंपनी को बचाए रख सकता है। उस समय उसने उस पर नाक भान सिकुड़ते हुए सोचा था कि वह सिर्फ एक दयनीय धोखेबाज है जो झूठी कहानी सुना रहा है। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह वहां सबसे दयनीय स्थिति में थी। अर्जुन, क्या तुम चाहते थे कि मैं खुद को शर्मिंदा करूं? तुमने मुझे इतनी कीमती चीज क्यों दी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह असली है? सान्या अंततः अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची और उसने चाबी निकाली, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह दरवाजा खोलने से डर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन दूसरी तरफ नहीं है।
सूना के उस पर पैर रखने का मतलब था कि फॉर्मूले में एक घटक गायब था, इसलिए समूह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसीलिए रोशनी ने उसे फॉर्मूले के पीछे के व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया था। वह आदेश लागत की परवाह किए बिना आया। अगर वह अर्जुन को पा लेती तो वह मैग्निफिसेंट ग्रुप की नंबर 1 हीरोइन बन जाती। तथापि यदि वह ऐसा नहीं कर सकी तो वह मैग्निफिसेंट ग्रुप की नंबर 1 पापी होगी। चाबी किसी तरह अंदर चली गई और दरवाजा खुल गया। अंदर लाइटें बंद थीं और घर पर कोई नहीं था। वह वापस नहीं आया। तभी सान्या ने अपना संयम खो दिया। उसकी सारी नाखुशी और पछतावा एक लहर की तरह उसके ऊपर छा गया। वह जमीन पर झुक गई और अपने घुटनों को पकड़कर जोर से रोने लगी। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। तो क्या तुम मेरी माफी स्वीकार नहीं करोगे और मुझे माफ नहीं करोगे? तुम क्यों चले गए? तुम वापस क्यों नहीं आए? मैं गलत था, मुझे पता है कि मैं गलत था। अगर तुम वापस आओगे तो मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहोगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने दूंगा। तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? सान्या और भी जोर से रोने लगी। वह आज अपने अंदर दबी सारी शिकायतें बाहर निकाल देना चाहती थी। जब वह सबसे असहाय अवस्था में थी तभी उसके पीछे से एक सुस्त आवाज आए, अरे तुम दरवाजे पर रो क्यों रही हो सुंदरी? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? क्या तुम्हें किसी पुरुष के गर्म आलिंगन की जरूरत है? वह जानी पहचानी आवाज सुनते ही सान्या के आंसू तुरंत सूख गए। उसके बाद अर्जुन ने अपनी चप्पलें बदली और अंदर चला गया। तब तक उसने देखा कि सान्या पहले से ही बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वह बीच बीच में अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखती रहती थी। क्या मैं आज और भी सुंदर हो गया हूँ? अर्जुन ने खुद को आईने में देखते हुए व्यर्थ भाव से कहा। तभी सान्या ने अपने होंठ काटे और अंततः बोली, तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आज तुमने मुझे जो नैपकिन दिया था वह वास्तव में सौंदर्य की गोली का फॉर्मूला था? अर्जुन ने पलकें झपकाईं। उसे आश्चर्य हो रहा था कि सान्या का रवैया इतना क्यों बदल गया। तो इसका कारण सूत्र ही था। उसके स्थान पर मौजूद शोधकर्ताओं ने संभवतः इसे देखा होगा और उन्होंने उसे बताया होगा कि इसकी कीमत कितनी है। उसने कॉफी टेबल पर रखे फलों की प्लेट से एक सेब उठाया और उसे अपनी शर्ट से रगड़ने के बाद अपने मुंह में ले आया। मैं तुम्हें नकली सेब कैसे दे सकता हूँ? मैं दूसरों को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सान्या ने इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन जब उसने सुना कि फॉर्मूला असली है तो उसका दिल फिर भी थोड़ा कांप उठा। उसने अपने गुलाबी होठों को काटा और धीरे से कहा, तुमने मुझे इतनी कीमती चीज क्यों दी? मैं तुम्हें वह लौटा दूंगी। अर्जुन खड़ा हुआ और उसे विदा किया। तुम इसे मुझे क्यों लौटाओगी? यह अब तुम्हारा है। क्या तुम भूल गई? तुमने 3000 रुपये और 1 महीने के किराए के बदले में वह फॉर्मूला स्वीकार किया था। अगर तुम इसे मुझे वापस कर दोगी तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा और सड़कों पर आ जाऊंगा। लेकिन सान्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब और कोई लेकिन नहीं। जो मैंने तुम्हें दिया था वह मेरे पास सबसे बुनियादी था। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो तुम इसे फेंक सकते हो। जब सान्या ने यह सुना तो वह तेजी से सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। यह आदमी इस मामले में बहुत लापरवाह था। वह इतनी कीमती चीज जिसकी कीमत $1 अरब है, उसे कैसे फेंक सकती है? इसके अलावा ये ब्यूटी पिल फॉर्मूला उनके पास सबसे बुनियादी फॉर्मूला था। यह आदमी कौन से चौंकाने वाले रहस्य छिपा रहा था? तभी सान्या को एहसास हुआ कि उसे इस लड़के के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। यदि वह उसके प्रिय दिवंगत सहपाठी जैसा न होता तो उसका उससे कोई संबंध ही न होता। अगर अर्जुन को किसी चीज से नफरत थी तो वो थी औरत का अनन्य। वह ब्यूटी पिल पर ज्यादा सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं अभी आराम करने जा रहा हूँ। तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। जब सान्या ने देखा कि अर्जुन जा रहा है तो उसे अचानक कुछ याद आया और वह बोली, जरा ठहरिए। अर्जुन वहीं रुक गया। क्या कुछ और है? सान्या ने जल्दी से कहा, तुम रोशनी को देखना चाहते थे, है ना? अर्जुन आश्चर्य से पीछे मुड़ा और सान्या के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। आपका फॉर्मूला मैग्निफिशिएंट ग्रुप को टूटने के कगार से बचा सकता है। इसीलिए रोशनी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है, कल सुबह 10 बजे मैग्निफिशिएंट ग्रुप के अध्यक्षीय कार्यालय में। क्या आप उपलब्ध होंगे? यदि यह परसों की बात होती तो अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता। आखिरकार अगर वह रोशनी से मिलता तो उस बूढ़े की मांग पूरी कर सकता था। अब हालांकि वह इतनी जल्दी में नहीं था। उसका पूरा दिल अपनी साधना पर लगा हुआ था। केवल साधना ही उसे अपना बदला लेने के लिए राजधानी शहर जाने की अनुमति देगी। केवल साधना ही उसे काले पत्थर के रहस्य को सुझाने की अनुमति देगी। उसके पास पहले से ही 10 मिलियन थे और यह उसके लिए अपनी खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पर्याप्त था। वह कल रिवर सिटी के आसपास के औषधालयों में जाने की योजना बना रहा था, इसलिए उसे रोशनी के निमंत्रण को अस्वीकार करना पड़ा।
तो क्या वह चाहती थी कि वह राष्ट्रपति कार्यालय में उससे मिले? उसे वहां जाने के लिए मजबूर करने का उसे क्या अधिकार था? यदि तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो तो अपना घमंड छोड़ो और मुझे यहाँ ढूंढो। मुझे आपकी तलाश में जाने की कोई बाध्यता नहीं है। मैं व्यस्त हूँ। अर्जुन ने ये 2 सरल शब्द कहे और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, जिससे सान्या वहीं स्तब्ध रह गई। अध्याय 20। सान्या ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन मना कर देंगे। ये रोशनी का निमंत्रण था। इस तथ्य के अलावा कि रोशनी मैग्निफिसेंट ग्रुप की अध्यक्ष थी, वह जियांगन के सक्सेना परिवार की बेटी भी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जियांगन प्रांत की 3 सुंदरियों में से एक थी। सभी बड़े घरों के अनगिनत युवा स्वामी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वे नहीं मिल सके। अब रोशनी इस आदमी को एक मौका दे रही थी और उसने वास्तव में इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। क्या उसे इस विषय में इतना निर्णायक होना पड़ा? आपने पहले भी सिक्योरिटी वालों को पीटा था और रोशनी से मिलने के बारे में चिल्लाया था, है ना? तो फिर आज आप में इतना परिवर्तन क्यों आ गया? पर्ल रिवर विलास। यह आवासीय क्षेत्र रिवर सिटी के पर्ल रिवर न्यू सिटी के केंद्र में था। ये रिवर सिटी के दुर्लभ उच्च गुणवत्ता, कम घनत्व, व्यक्तिगत विला पड़ोस में से एक था। यहाँ के विला की एक खास विशेषता थी और वह ये कि इन्हें जरूरी नहीं कि पैसे से खरीदा जा सके। प्रत्येक इकाई की लागत 1 अरब से अधिक है। यहाँ के लगभग सभी निवासी या तो सबसे धनी परिवारों के वंशज थे या फिर फॉर्चून 500 कंपनियों के अध्यक्ष थे। रोशनी भी उनमें से एक थी। उसकी मां ने अतीत में चुपके से उसके लिए एक इकाई खरीदी थी, ताकि अगर समूह टूट भी जाए तो भी उसके पास वापस आने के लिए 1 अरब डॉलर की संपत्ति होगी। तभी रोशनी बाथरूम में नहा रही थी। ये वह काम था जो वह हर रोज काम के बाद करती थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, अपना पूरा शरीर बुलबुले में डुबो लिया और सिर्फ अपना सिर पानी से ऊपर छोड़ दिया। ऐसा तब तक था जब तक एक फोन कॉल ने उसके विचारों को बाधित नहीं कर दिया। उसने अपने पास रखे फोन को उठाने के लिए अपना गोरा और पतला हाथ आगे बढ़ाया। अध्यक्ष जी, उन्होंने मना कर दिया। सान्या के ये कहते ही रोशनी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने दिल में छिपे गुस्से को दबाया और धीरे से कहा, मैं समझती हूँ। फिर उसने फोन रख दिया। किसी को नहीं पता था कि रोशनी इस समय कितनी गुस्से में थी। ये निमंत्रण तो सक्सेना परिवार की राजकुमारी का था। कोई उसे कैसे मना कर सकता था? ऐसा उसके जीवन के सभी वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ था। उसे तो एक प्रकार की पराजय का भी एहसास हुआ। क्या इसलिए कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ? या तुम बिल्कुल भी मर्द नहीं हो, अर्जुन? रोशनी खड़ी हो गई और उसका सुंदर शरीर कमरे की सारी रोशनी चुरा रहा था। उसने आराम से अपना बाथरोब उठाया और उसे अपने शरीर पर लपेटते हुए आईने के पास चली गई। जल्द ही उसके लाल होंठ मुड़ गए। बहुत अच्छा, अर्जुन, हर पल मेरी दिलचस्पी तुम में और बढ़ रही है। चलो देखते हैं कि तुम मुझे अस्वीकार करने वाले किस तरह के आदमी हो, रोशनी। अगले दिन अर्जुन अपनी साधना से जागा। सबसे पहले उसने काला पत्थर उठाया और उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि परिणाम बिल्कुल स्पष्ट थे। उस उपस्थिति ने उसे फिर से उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया। इस गति से मैं कभी भी अंदर के रहस्यों को सुझाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। नहीं, मुझे पास के औषधालयों में जाकर देखना होगा। शनिवार का दिन था, इसलिए सान्या को काम पर जाने की जरूरत नहीं थी। वह अभी भी सो रही थी और अर्जुन का उसे जगाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने जाने से पहले उसे एक नोट लिखा। रिवर सिटी बहुत बड़ी नहीं थी और वहां सिर्फ 3 पारंपरिक चीनी दवा की दुकानें थीं। अर्जुन ने तीनों में से सबसे बड़ी दुकान चुनी। इसे पुण्य परोपकार हॉल कहा जाता था। जब अर्जुन ने गाड़ी बुलाई और इस औषधालय पर पहुंचा तो वह इसकी भव्य बाहरी साज सज्जा देखकर दंग रह गया। इसमें एक बड़ा लाल रंग का दरवाजा था और फ्रेम के ऊपर राजसी सुलेख में पुण्य परोपकार हॉल शब्द लिखे हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द उस समय के प्रसिद्ध हुआक्सिया नेता द्वारा लिखे गए थे। हालांकि अभी भी सुबह थी, लेकिन दवा खरीदने के लिए बहुत से लोग कतार में खड़े थे। उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था। अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुनी और उसे इस स्टोर के इतिहास के बारे में पता चला। जाहिर है, यह एक 100 साल पुराना ब्रांड था जिसकी शाखाएं पूरे देश में थीं और पिछले 100 सालों में किसी ने भी किसी शाखा में कोई परेशानी नहीं पैदा की थी। इससे पता चलता है कि इसकी जड़ें कितनी भयानक रूप से गहरी थीं। अर्जुन ने वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल में प्रवेश किया और पाया कि अंदर के अधिकांश लोग बुजुर्ग थे। वह खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि आजकल केवल पुरानी पीढ़ी ही पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर विश्वास करती है। चूंकि वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए अर्जुन के पास किनारे पर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह उब रहा था तो उसने दीवार पर टंगी एक प्राचीन पेंटिंग देखी। यह पेंटिंग स्टोर का अमूल्य खजाना और केंद्र बिंदु मानी जा सकती थी, क्योंकि इसे बहुत भव्यता से सजाया गया था। जब वह इस पेंटिंग की प्रशंसा कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ अन्य लोग उसकी ओर देख रहे थे, जो स्पष्ट रूप से इस बात से चिंतित थे कि वह पेंटिंग को नष्ट कर देगा।
अर्जुन ने कुछ बार उस पेंटिंग को देखा और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसे पहले से ही यकीन था कि पेंटिंग नकली थी। कितनी शर्म की बात है। तभी अर्जुन के पास एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की आए। अरे अरे अरे, तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? तुम ऐसे अभिनय करते हो जैसे तुम पेंटिंग्स के विशेषज्ञ हो, लेकिन तुम वास्तव में कितना जानते हो? लड़की ने अर्जुन के बगल में कहा। उसकी आवाज़ तिरस्कार से भरी हुई थी। अर्जुन ने उस लड़की की तरफ देखा जिसने बात की थी। वह लगभग 17 या 18 साल की थी। उसके दांत सफ़ेद और होंठ लाल थे। उसके सारे कपड़े ब्रांडेड थे और शायद इसलिए कि वह अभी तक अपने रूप रंग में परिपक्व नहीं हुई थी, वह औसत दर्जे की ही लग रही थी। फिर भी उसके घमंडी शब्दों और जोरदार रवैये ने उसे भौंचक्का कर दिया। फिर भी वह यहाँ केवल दवा खरीदने आया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस लड़की के साथ बहस शुरू करने के खिलाफ था। इसके बजाय वह वहाँ से चला गया। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब था? तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुमने रात के बाजार से कपड़े पहने हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हें इन खजानों को छूने का भी कभी अधिकार नहीं था। जब लड़की बोल रही थी तो उसने अपनी गोरी सफ़ेद ठोड़ी को ऊपर उठाया। उसका चेहरा गर्व और घृणा से भरा हुआ था, मानो अर्जुन के अस्तित्व ने ही पेंटिंग को गंदा कर दिया हो। ओह, अर्जुन ने धीरे से कहा और वह जाने के लिए आगे बढ़ा। उसने फैसला किया कि उसे इस लड़की से दूर रहना चाहिए। वह व्यावहारिक रूप से अनुचित थी। अर्जुन के रवैये से लड़की और भी अधिक क्रोधित हो गई और जैसे ही वह अर्जुन को पीछे खींचने वाली थी, उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, प्रिया, बदतमीजी मत करो। लड़की तुरंत चुप हो गई और मुंह बनाते हुए अर्जुन को बुरी नज़र से देखने लगी। बूढ़ा आदमी पारंपरिक तान कपड़े पहने हुए था। उसके बाल सफ़ेद थे और उसने एक बेत भी पकड़ी हुई थी, इसलिए वह एक बहुत पढ़ा लिखा सज्जन लग रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है नौजवान। मेरी पोती का स्वभाव बहुत खराब है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसे माफ़ कर दोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह दादा पोती की इस जोड़ी के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह लाइन में शामिल होने के लिए मुड़ा। जब लड़की ने देखा कि उसके दादाजी उस बदमाश के साथ कितने विनम्र थे और उन्होंने उसे डांटा भी, तो वह और अधिक असंतुष्ट हो गई। दादाजी, आप ऐसे देहाती आदमी पर अपनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसे क्या पता? उसके धूर्त चेहरे को देखो, हो सकता है कि वह कुछ चुराने के लिए यहाँ आया हो। अपनी पोती की इस बदतमीजी पर बूढ़े को खांसी आ गई और उसकी आवाज़ तुरंत शांत हो गई। इसके बाद बूढ़े ने फिर से अर्जुन को पुकारा और उत्सुकता से पूछा, युवक, तुम इस पेंटिंग से बहुत निराश लग रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों? क्या इसकी वजह तकनीकी पहलुओं की कमी है, या शायद प्रेरणा की कमी, या शायद? इससे पहले कि बूढ़ा आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा, यह पेंटिंग नकली है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरे हॉल का माहौल बदल गया। बूढ़े आदमी का झुर्रियों वाला चेहरा फड़क उठा और लड़की अपनी आंखें फाड़े अपने सामने खड़े अर्जुन को देखने लगी, मानो वह कोई भूत देख रही हो। उस बदमाश ने सचमुच ऐसा कहा। उन्होंने वस्तुतः वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल के खजाने को नकली बताया। ये वही वस्तु थी जिसके लिए वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल ने 5 साल पहले ऑटम वाटर्स नीलामी में ऊंची कीमत चुकाई थी। अनगिनत संग्रहकर्ताओं ने यह निर्धारित किया था कि यह वास्तव में तांग बोहू वन का काम था। पिछले कई वर्षों से देश भर से कई संग्रहकर्ता इसे स्वयं देखने के लिए यहाँ आते रहे हैं। वास्तव में रिवर सिटी के प्रत्येक मेयर और सचिव ने जब पहली बार पदभार संभाला था तो इस वास्तविक उत्कृष्ट कृति के बारे में एक कविता लिखी थी। अब ऐसा युवक कह रहा था कि यह काम, जिसकी अनगिनत उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों द्वारा प्रशंसा की गई थी, नकली था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ऐसे बात कही मानो यह वस्तुगत सत्य हो। क्या वह एक पागल था जो रिवर सिटी के नंबर 7 पीपुल्स अस्पताल से भाग गया था? अध्याय 21, तुम कमीने। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? झूठ। मेरा यकीन करो जब मैं कहता हूँ कि तुम्हें बदनामी के लिए किसी भी समय ले जाया जाएगा। तुम आज वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल में अच्छे इरादे से नहीं आए थे, है न? युवा लड़की का चेहरा क्रोध और घृणा से जल रहा था। उसकी नज़र में अर्जुन सिर्फ एक अशिक्षित कचरा था। वह वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा था। पास में खड़े सुरक्षा गार्डों ने भी अर्जुन को देख लिया। जैसे ही वे अर्जुन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, बूढ़ा व्यक्ति अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया और उसने हाथ हिलाकर सुरक्षा गार्डों को भगा दिया। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को एक लंबी नज़र से देखा और गंभीर स्वर में उससे कहा, युवा साथी, कोई व्यक्ति अपने मुंह में जो खाना डालता है उसके प्रति लापरवाह हो सकता है, लेकिन उसे अपने मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनमें उसे सावधानी बरतनी चाहिए। सच बताऊं तो मैं शंकर बंसल हूं, रिवर सिटी में वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल का मालिक। मैंने कैपिटल सिटी में एक नीलामी से एक मोटी रकम देकर यह पेंटिंग हासिल की थी। 300 से ज़्यादा संग्रहकर्ताओं ने इसकी वास्तविकता की जांच की है और सभी ने बिना किसी अपवाद के ये स्थापित किया है कि यह पेंटिंग असली है।
क्या अब जब आप दावा करते हैं कि यह नकली है, तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि वे संग्रहकर्ता एक ठग हैं? अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल का मालिक होगा। इसके बावजूद अर्जुन ने फिर भी कहा, ये सही है। वे कलेक्टर निश्चित रूप से घोटालेबाज हैं। आप अपने सारे धैर्य और सदाचार के बावजूद भी शंकर बंसल अर्जुन को इस तरह बोलते हुए नहीं सुन सके। आखिरकार वह भी तो 300 संग्रहकर्ताओं में से एक था। शंकर बंसल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस समय वह अपने हाथ में पकड़ी बेंत से अर्जुन को पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उसने अपने गुस्से को वापस अपने गले में दबा लिया और पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए अपनी बेंत उठाई। उसने कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, चूंकि तुम दावा करते हो कि यह पेंटिंग नकली है, तो तुम्हें कम से कम मुझे एक स्वीकार्य कारण तो बताना चाहिए। अगर तुम नहीं देते, मैं आगे जो करूंगा उसके लिए तुम्हें मुझे माफ करना होगा। अपने दादाजी को इस हालत में देखकर लड़की ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, दादाजी शांत हो जाए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको किसी भी तरह की भावनात्मक उथल पुथल नहीं मचानी चाहिए। वैसे भी हमने इस देहाती से समझदारी से बात करने की जहमत क्यों उठाए? देखो मैं इसे एक लात मारकर कैसे खत्म कर दूंगी। ऐसा कहते हुए लड़की ने अपना एक पैर अर्जुन की ओर बढ़ाया। अर्जुन उसकी लात में क्यूई की मौजूदगी देखकर हैरान रह गया। एक और प्राचीन मार्शल कलाकार। दिलचस्प, लगता है शंकर बंसल के परिवार में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, अर्जुन ने सोचा। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पोती ने उस लात को मारने में कितनी ताकत लगाई है। दुर्भाग्य से उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके दिमाग में तुरंत ही पछतावा उमड़ आया। आखिरकार इस लात से इस बदमाश को इतनी चोटें लग सकती थीं कि अगर वह बच भी जाता तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये लड़की छोटी उम्र से ही जियांगन प्रांत के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से शिक्षा ले रही थी। अच्छा, लगता है मुझे उस बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सीधे कुछ लाख रुपए भेजने होंगे। इसे उस बच्चे के माता पिता के लिए मुआवजा और उनकी बाकी जिंदगी के लिए बीमा मानिए, बूढ़े आदमी ने सोचा। वापस घटनास्थल पर लड़की का पैर अर्जुन के शरीर पर टकराने ही वाला था। फिर भी अर्जुन एक इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह इतना स्तब्ध था कि कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। लड़की ने इस पल का भरपूर आनंद लिया। उन बदमाशों के चेहरे पर जो शुद्ध आश्चर्य का भाव था, उससे बेहतर दुनिया में कोई भाव नहीं था। अपनी जवानी के दिनों से लेकर अब तक उसने कितने ही घिनौने आदमियों को पीटा है, इसकी गिनती वह भूल चुकी थी। यहाँ तक कि प्रभावशाली परिवारों के लड़के भी उसकी मार से बच नहीं पाते थे। इस बिगड़ल लड़के के बारे में और क्या कहा जा सकता था, जो ऐसा दिखता था जैसे उसके पीछे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसका पैर अर्जुन के शरीर पर पड़ा, लड़की के चेहरे का अहंकार गायब हो गया। धीरे धीरे उसकी जगह सदमे ने ले ली और अंततः भयंकर भय ने। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पैर किसी कठोर दीवार पर आ गया हो और वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये कैसे संभव था? उसकी एक ही लात 2 ठोस रेत की बोरियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई हो, उसका पैर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, लड़कियों के लिए पुरुषों के लिए बनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना अच्छा नहीं है। तुम अक्षम हो सकती हो। ये तुम्हारा पहला और आखिरी अनुस्मारक है। उसके बाद अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्का सा धक्का दिया। क्यूई की एक लहर उठी और लड़की को दूर धकेल दिया। सौभाग्य से अर्जुन ने अपनी ताकत को दबा लिया था और लड़की केवल अपने नितंब के साथ जमीन पर गिरी। सच्ची क्यूई की रिहाई, ये कैसे संभव है? बूढ़े के हृदय में भय की लहरें उठने लगीं। अर्जुन के आक्रमण को देखने के बाद बूढ़े को यकीन हो गया कि अर्जुन उस विशेष क्षेत्र में पहुंच गया है। हालांकि उनके जैसे युवा मार्शल कलाकार के लिए ये कैसे संभव था? जब बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को लड़की को धक्का देते देखा तो उसका दिल बैठ गया। शुक्र है कि उसकी पोती को कोई चोट नहीं आई। उसने राहत की लंबी सांस ली। हालांकि लड़की अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने नितंबों को थपथपाया और नए दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन की ओर दौड़ी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब शंकर बंसल उससे एक कदम आगे था और उससे पहले ही अर्जुन के पास पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अर्जुन को प्रणाम किया। क्षमा याचना भरे स्वर में उसने अर्जुन से कहा, मुझे बहुत खेद है श्रीमान, कृपया हमारी जल्दबाजी के लिए हमें माफ करें। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने लड़की को घूरते हुए आदेश दिया, प्रिया जल्दी करो और इस मिस्टर से माफी मांगो। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आश्चर्य से अपने दादाजी को घूर रही थी, मानो वह किसी चुटकुले के पंचलाइन का इंतजार कर रही थी जिसे वह समझ नहीं पाई थी। वह माफी मांगेगी आपके सपनों में। वह प्रिया बंसल थी, बंसल परिवार की प्यारी बेटी। किसी ने कभी उससे माफी मांगने की हिम्मत नहीं की और यह एक ऐसा तथ्य था जो जन्म से ही सच था। दादाजी, आप इस देहाती से माफी कैसे मांग सकते हैं? अपनी हैसियत तो समझो दादाजी। रिवर सिटी की सरकार के मुखिया को भी।
प्रिया बंसल ने जल्दी से उन्हें याद दिलाया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। अपना मुंह बंद रखो, तुरंत माफी मांगो, वरना आज के बाद तुम शंकर बंसल की पोती नहीं रहोगी। उसकी आवाज में हल्का सा कांपना था। वह घबरा गया था। वास्तव में वह लगभग एक दशक पहले युद्ध में लड़ने के बाद से इतना घबराया नहीं था। उसके डर के पीछे का कारण एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रकट हुआ जो उस समय उसके सामने खड़ा था, एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर जो अपनी सच्ची ख्यूई को उजागर करने में सक्षम था। उस स्तर का ग्रैंड मास्टर वह व्यक्ति था जिसके साथ हुआक्सिया के अनगिनत परिवार खुशामद करने की कोशिश करते थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई अपमानित कर सके। प्रिया बंसल का मालिक भी अगर मौजूद होता तो वह भी इस व्यक्ति से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन पर बारीकी से नजर रखी। उसे डर था कि कहीं अर्जुन क्रोध में आकर अपनी ही पोती को मार न डाले। दूसरी ओर प्रिया बंसल अभी भी इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी कि उसके दादा ने एक अजनबी की वजह से उनसे रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी। क्या वह इस पूरे समय अपने दादा की पसंदीदा नहीं थी? आज स्थिति अलग क्यों थी? उसके दादाजी की आंखें उस पर टिकी हुई थीं जो लगातार उसे इशारा कर रहा था। हार मानकर वह आगे बढ़ी और आधे मन से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने प्रिया बंसल की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वह बोला, उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। अब ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से आया कोई देवता हो जो धरती पर विचरण करने वाले नश्वर प्राणियों को देख रहा हो। एक साथ ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के रूप में प्रिया बंसल अर्जुन के परिवर्तन को महसूस करने वाली पहली लोगों में से एक थीं। उसने अपने सामने खड़े युवक को आश्चर्य से देखा। किसने सोचा होगा कि वह भी एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। इसके अलावा उसके गुरु को अर्जुन के स्तर तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। उनके आभामंडल में अंतर एक खाई जितना बड़ा था। ये कैसे संभव था? क्या इस संसार में उसके स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली लोग थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी थी। इतनी कम उम्र में उसने इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर लीं? अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी है। उसका शिफॉन टॉप उसके गीले शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जो थोड़ा पारदर्शी लग रहा था। शंकर बंसल भी पसीने से लथपथ थे। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर से सिर झुकाया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर। मैं इसके बाद प्रिया के व्यवहार को नियंत्रित करने का पूरा ध्यान रखूंगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, शंकर बंसल ने फिर से बात की, मिस्टर कृपया रुकें। अर्जुन की भौहें तन गईं। उसने शंकर बंसल की ओर मुड़े बिना पूछा, और क्या? शंकर बंसल ने अर्जुन की ओर तेजी से कदम बढ़ाए और संकोच से कहा, मिस्टर, आपने अभी बताया था कि यह पेंटिंग नकली है। क्या आप अपनी खोज का स्रोत बताना चाहेंगे? शंकर बंसल के इस दृष्टिकोण के पीछे का कारण पेंटिंग के लिए नहीं था, बल्कि अर्जुन को बनाए रखना था।